नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से उपचुनाव को जीता जाए और विधानसभा चुनाव को जीता जाए। अभी फिलहाल ही हमें भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने बोला कि जितने भी मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं। इसको लेकर के हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं सीपी राय, जो कि कांग्रेस के चेयरमैन हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आप मुझे बताएंगे कि जिस तरीके से ये बयान हो रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, और फिर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये बात भी बोली कि कावड़ियों को लेकर के दुकानदारों में नेम प्लेट लगाई जाए, तो किस तरीके की राजनीति हो रही है? पहले वो लोग आपस में फैसला कर लें, क्योंकि आरएसएस के जो चीफ है वर्तमान, वो कहते हैं कि भारत के हिंदू मुसलमान दोनों का डीएनए एक है। वो कहते हैं कि दोनों के बिना भारत अधूरा है। कभी कभी भाषण ऐसा देते हैं, अंदर वो क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, क्योंकि उन लोगों की मीटिंग नहीं होती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका तो सब होते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें पसमानदा समाज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो पसमानदा समाज तो मुसलमान होता है। तो पहले बीजेपी और आरएसएस वाले मिलकर के आपस में गोलमेज सम्मेलन कर लें और बैठ के वो निर्णय कर लें कि असल में उनकी लाइन क्या है, उनकी सोच क्या है। हाँ, वो अगर अब्दुल हमीद को, उसके भी पहले ब्रिगेडियर उस्मान, 1948 में पहले शहीद होने वाले आदमी का नाम, आज़ादी के बाद कबायली युद्ध में कश्मीर में सबसे पहले शहीद होने वाले आदमी का नाम था ब्रिगेडियर उस्मान। उसके बाद अब्दुल हमीद, फिर लतीफ़, और इस तरह से तमाम शहीदों की एक लाइन है। लेकिन मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश का हर आदमी जो देश का नागरिक है, वो देश के लिए लड़ता है और देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहता है। निर्मल सिंह सेखो हो, जो उसको लगा कि मेरा जहाज गिर जाएगा, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए, वो चाहता तो अपने को एग्जिट कर सकता था। एयरफोर्स के जहाज़ों में नियम होता है कि वो एक बटन दबाए तो उनका अपना वो पैराशूट खुल जाता है और वो बाहर एग्जिट करके वो बचा सकते हैं अपनी जान। लेकिन जान नहीं बचाई, 71 के बार की बात है। और उसने अपना जहाज़ लेकर के पाकिस्तान का जो आर्मी का एक बड़ा बेस था जहाँ हथियार रखे थे, उसमें नोज़ के बल जाकर के उसमें अपने जहाज़ को मार दिया, जिससे उनका सारा ब्लास्ट कर गया। तो ये देश वीरों और बहादुरों का है, और वो हिंदू मुसलमान नहीं, इस देश के जो नागरिक हैं वो सबके सब बहादुर हैं, कुछ गद्दारों को छोड़कर। जिन गद्दारों में देश की आज़ादी में भी गद्दारी किया था, बस उस तरह के कुछ हैं, और उनकी नस्ल के और उनके कुछ खानदानी लोग हैं जो देश में गद्दार हैं। बाकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश में जितने लोग हैं वो देशभक्त भी हैं और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जिस मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से बताया गया नेम प्लेट को लेकर के, तो इस पर आपकी क्या राय है कि ऐसा होना चाहिए? इसका जवाब तो सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि विघटनवादकारी जो तत्व हैं उनकी अब यहाँ नहीं चलेगी। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश न्याय से चलेगा, जो उसकी परंपराएं हैं उसी से चलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा है, उसके बाद मेरे बोलने की कुछ जरूरत नहीं बचती है। अच्छा, एक सवाल और अब आपसे पूछा जाएगा कि जिस तरीके से अकबर नगर की मैं बात करूं, और अब ये हुआ कि वसंत कुंज कॉलोनी में उनको भेजा गया, वहाँ का जंगल काट कर एक नया घर बसाया गया, और फिर अकबर नगर में जंगल लगाया जा रहा है घर काट कर, क्या कहेंगे? इस सरकार से ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि पहले जंगल काटो, एक दिन में 36 करोड़ वृक्ष लगा दो। पता नहीं 36 करोड़ लोग कहाँ से आए वृक्ष लगाने के लिए। कोई 36 करोड़ पेड़ लगाने के लिए एक आदमी 5 भी पेड़ लगाए अगर, तो कम से कम 7 करोड़ लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उतनी जमीन चाहिए, और जितनी योगी जी की सरकार पिछले 7 साल में वृक्ष लगा चुकी है, अब तक तो उत्तर प्रदेश में 1 इंच जमीन की खाली नहीं होनी चाहिए, सारा प्रदेश हरा भरा हो जाना चाहिए। तो ये सरकार अजीब है। अगर कोई बस्ती नहीं बस रही थी तो उसमें पहली झोपड़ी लगी होगी, पहला घर बना होगा। अगर वो गलत था तो आपने पहले दिन क्यों नहीं रोका? उनको बसने दिया, इतने साल तक रहने दिया, और फिर रातों रात बुलडोजर चला के उनको उठा के कहीं और ले गया। पहले उनको बसाते। अगर आपको इस ज़मीन की ज़रूरत है, इसकी कोई रणनीतिक दृष्टि से ज़रूरत है, इसकी विकास की दृष्टि से ज़रूरत है, तो भारत के नागरिक हैं, उनको पहले कहीं बसाइए, फिर उसके बाद उनका घर उजाड़ना उजाड़िए, उसका मुआवजा भी दीजिए, उनको मरहम लगाइए। लेकिन रोते बिलखते हुए बच्चे और माताएं, लेकिन ये इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक सवाल और, अब उपचुनाव की बात कर रही हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इंडिया अलायंस में फूट पड़ सकती है सीटों को लेकर के। जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले हुआ था कि 4 सीटें कांग्रेस मांग रही है, 5 सीटें मांग रही है, और उपचुनाव में इस बार इंडिया अलायंस में फूट पड़ सकती है, क्या कहेंगे? ऐसा तो पहले भी बीजेपी आरएसएस वाले कह रहे थे, लेकिन हम लोग मिलकर साथ लड़े। फूट हमारे यहाँ नहीं पड़ने वाली, फूट एनडीए में पड़ने वाली है, और एनडीए सरकार बहुत जल्दी धराशायी होने जा रही है, उसको बचाने की कोशिश करें। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि
क्या उपचुनाव को लेकर के क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग और क्या किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? हमारे अध्यक्ष जी ने मीटिंग किया था और उन सारे जिलों की मीटिंग हुई है, आइडेंटिफाई की जा रही सीटें, उसके आधार पर अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश जी इन लोग आपस में बात करेंगे और फिर हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। और 10 की जैसे पहले 13 सीट चुनाव हुआ था और उसमें केवल 2 बीजेपी जीती, 11 हम लोग जीत गए, उसी तरह ये 10 की 10 सीट हम लोग बीजेपी को हराएंगे। अच्छा, एक सवाल और है, ये मतलब मेरे मन का भी सवाल है कि अधिकतर अगर मैं बात करूं तो सब कहते हैं कि जो उपचुनाव होता है वो पक्ष के पास आता है, मतलब पक्ष की जीत होती है उपचुनाव में। आप क्या कहेंगे इस पर? और तो अभी जो उपचुनाव हुआ ये भी तो उपचुनाव ही था, लेकिन 13 में से सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीती। उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार, लेकिन दोनों सीट हार गई। वो बद्रीनाथ की सीट हार गई। बद्रीनाथ तो धर्म स्थल है, वहां तो सीट जीतना चाहिए था। रामेश्वरम हार गई, चित्रकूट हार गई, अयोध्या हार गई, बद्रीनाथ हार गई। पता नहीं रामचंद्र जी, भगवान शंकर और विष्णु जितने लोग हैं वो भाजपा से पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे साथ सीपी राय जी चेयरमैन हैं, इनसे हमने बातचीत करी और जो मुख्य उत्तर प्रदेश के मुख्य अहम मुद्दे हमने उठाए। तो जुड़े रहे सोना टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।